हेलो फ्रेंड, जय श्री श्याम। इससे पहले हमने भौतिक जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं उसमें हमने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा था। उसके दो भाग शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क पढ़े हैं और उनके पार्ट हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में पढ़ेंगे। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। जिसमें से हम पहले उत्तरी अरावली के बारे में देखते हैं। उत्तरी अरावली ऊंचाई 450 मीटर है। निर्माण क्वार्टजाइट फाइलाइट जो चट्टानें उनसे का निर्माण हुआ है। चोटियाँ रघुनाथगढ़ जिसकी लंबाई 1055 मीटर, मालखेत 1052 मीटर, लोहागढ़ इसकी है 1051 मीटर, भोजगढ़ 997 मीटर। इसका अरावली का विस्तार है खेतड़ी सिंगाणा झुंझुनू से सांबर तक है, और सीकर, झुंझुनू, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड और खैरतल, तिजारा, यहाँ पे अरावली फैली हुई, यहाँ तक अरावली फैली हुई इन जिलों में। आगे है मध्य अरावली। मध्य अरावली की जो ऊंचाई है 700 मीटर है और जिसका निर्माण है संगमरमर और क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट से इसका निर्माण है। चोटियाँ हैं गोरम जी को भोराई जी भी कहते हैं जो ब्यावर में है, 934 मीटर है। तारागढ़ 873 मीटर, नाग पहाड़ 795 मीटर। ये अजमेर की दोनों पहाड़ियाँ जो अजमेर की हैं, तारागढ़ और नाग पहाड़। इसके बाद इसका विस्तार है सांबर जयपुर से देवगढ़ राजसमंद तक है। जयपुर और इनके जो ज़िले हैं जयपुर, अजमेर, ब्यावर, नागौर, राजसमंद। और जो दक्षिणी अरावली दक्षिणी अरावली है उसकी ऊंचाई 1000 मीटर है। इसका जो निर्माण है वो ग्रेनाइट रायोलाइट से हुआ है। इसकी चोटियाँ गुरु शिखर है जो सबसे ऊंची चोटी है, 722 मीटर है। शेर है वो 1597 मीटर है। दिलवाड़ा 1442 मीटर है। जरगा 1431 मीटर है। इनका जो विस्तार है देवगढ़ राजसमंद से लेकर सिरोही उदयपुर तक है। और जो ज़िले हैं सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर और राजसमंद है। अब हम पढ़ते हैं अरावली की चोटियाँ। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में पढ़ते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो सिरोही में है, 1722 मीटर है। शेर है वो सिरोही में है, 1597 मीटर है। दिलवाड़ा है वो भी सिरोही में, 1442 मीटर है। जरगा है वो उदयपुर में, 1431 है। अचलगढ़ सिरोही में है, 1380 मीटर है। आबू सिरोही में 1295 मीटर है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है जो 1224 मीटर है। धौलिया या धोनिया जो उदयपुर में है उसकी ऊंचाई है 1183 मीटर। फिर है जायराज जो सिरोही में है, ठीक है। फिर उसके बाद है रघुनाथगढ़ सीकर में है। रघुनाथगढ़ सीकर जिसकी लंबाई है और 1055 मीटर है। मालखेत सीकर की है, 1052 मीटर है। और लोहागढ़ है उसकी जो झुंझुनू में है जिसकी ऊंचाई है 1051 मीटर है। ऋषिकेश है सिरोही में है। कमलनाथ है उदयपुर में है, 1001 मीटर है। इससे ऊपर की जो भी कमलनाथ से जो भी इसके ऊपर हैं उदयपुर से, वो सारी जो चोटियां हैं वो 1000 से ऊपर की हैं और इससे नीचे वाली 1000 से नीचे की हैं। तो भोजगढ़, झुंझुनू, सुधा माता, जालोर, ठीक है। उसके बाद आता है माकड़ मगरा उदयपुर की है और सज्जनगढ़ उदयपुर की है। मोराय जी ब्यावर 934 मीटर है। खो जयपुर, सायरा उदयपुर है जो 900 मीटर पे है। जो सायरा से नीचे वाली सारी 900 मीटर से नीचे की हैं। सायरा से ऊपर वाली जो भी चोटियां हैं वो 1000 से 900 से ऊपर की हैं। और लीलागढ़ है ये उदयपुर में है। तारागढ़ अजमेर में है जिसकी तारागढ़ की 873 मीटर है। डोरा पर्वत जालोर में है, 869 मीटर है। नागपानी उदयपुर में है। गोगुंदा उदयपुर में 840 मीटर। और जसराना बाकर जालोर में है। हर्ष पर्वत सीकर में है। नागपहाड़ अजमेर में है जिसकी नागपहाड़ की 795 मीटर है। और बहराच या भेरूच अलवर में है। बबाई जयपुर की है, 780 मीटर की है। बरवाड़ा जयपुर का है। बबाई झुंझुनू की है। बिलाड़ी कोटपुली बहरोड की है।
जो नया ज़िला है कोटपुतली बहरोड, उसमें बिलाड़ी है, बिलाड़ी और फिर मनोहरपुरा है जयपुर। उसके बाद है होसी झुंझुनू की है, रोजा भाकर जालोर 730 है, बैराट कोटपुतली बहरोड बैराट की है 704 मीटर। और श्रीस्का अलवर है, बिचून जयपुर है। बिचून की पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिचून की पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में है। सिरावास अलवर में है, भानगढ़ अलवर में है, जयगढ़ जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर, बालागढ़ अलवर का है जहाँ पे बाला किला बना हुआ है। जरोला पहाड़ जालोर का है, और कोटला उदयपुर का है, और ऋषभ देव है वो भी उदयपुर की पहाड़ी है। हमने यहाँ पे पहाड़ी देख ली है। अब देखिए इनकी एक ट्रिक है, वो देख लीजिए। जो ट्रिक है वो देख लीजिए। गुरु से दिल को जरा लगा के तो देखो। यहाँ पे जो ट्रिक है, एक तो गुरु से दिल जरा लगा के तो देखो, एक ये है, एक है गुरु से दिल को जरगा अचला आबू, ठीक है। और कुंभ जो ट्रिक है वो इनकी जो मैन पहाड़ियाँ हैं जो हैं उनका जो ट्रिक है वो देख लीजिए। गुरु से दिल को जरगा अचला आबू, कुंभ के मेले में धोनी के साथ गए। एक ट्रिक है जो हमारे सुरेश चौधरी सर है उन्होंने बताई थी। गुरु से दिल को जरगा अचला आबू, कुंभ के मेले में धोनी के साथ गए, ठीक है। गुरु से तो गुरु शिखर है, से शेर है, दिल से दिलवाड़ा है, जरगा से जरगा पहाड़ी है, अचला से अचलगढ़ है, आबू से आबू है, कुंभ से कुंभलगढ़ है, और धोनी से धोनिया या धोलिया पहाड़ी है। अगली ट्रिक है, सज्जन मोरा खो गया तो शायर बन गया, यानी कि सज्जन मोरा खो गया तो शायर बन गया। तो इसमें है सज्जन से सज्जनगढ़ है, मोरा से मोराई जी खो, मोराई जी से मोराई जी पहाड़ी, खो से खो की पहाड़ी जो जयपुर की है, और शायर से शायरा। आगे देखिए, आसमान नीला, लीला तारे डोरा नाग, लीला तारे डोरा नाग। लीला से लीलागढ़ है, तारे से तारागढ़ है, डोरा से डोरा पर्वत है, नाग से नागपानी है। बी 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 बी, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ट्रिपल बी का मतलब नहीं सॉरी 5 बार बी का मतलब, यानी कि B5 का मतलब है बी से बहरू, बी से बहरू। इसकी जो ट्रिक है 555 जो 5 बार बी है जो इसकी ट्रिक है, जिसमें से भैरू बाबा का बाड़ा, बाई बिल्ली मनोहर। भैरू से बहराच या बहरूच, बाबा से बाबाई का, बाड़ा से बरवाड़ा, बाई से बबाई, बिल्ली से बिलाली, और मनोहर से मनोहरपुरा, जो मनोहरपुरा जयपुर की पहाड़ी है। अन्य पहाड़ियाँ अब देख लीजिए। अन्य पहाड़ियाँ, भागकर या वागकर, पूरी सिरोही में जो पूर्वी सिरोही है उसमें स्थित त्रिव ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ भाकर कहलाती हैं। ये क्वेश्चन आता है, भाकर किसे कहते हैं? जो पूरी सिरोही में स्थित जो त्रिव ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं उनको भाकर कहते हैं। सिरोही में जो पहाड़ियाँ उबड़ खाबड़ हैं उनको हम भाकर कहते हैं। पहाड़ी का नाम यहाँ पे इस साइड पहाड़ी का नाम है और भाकर है, प्लस भाकर है। जो पहाड़ी का नाम के बाद भाकर आता है वो सभी पहाड़ियाँ जालोर में होती हैं। जैसे इसराना भाकर जालोर की है, रोजा भाकर जालोर की है, झारोला भाकर वो भी जालोर की है। आगे देखिए, पहाड़ी का नाम और डूंगर या डूंगरी। अगर पहाड़ी के नाम के आगे डूंगर जुड़ जाता है, डूंगरी जुड़ जाता है, वो सभी जयपुर कोटपुतली बहरोड की होती हैं। जैसे मोती डूंगरी जयपुर में है, जालान डूंगरी जयपुर में है, ईगल हिल्स या चिल्का टीला जयपुर में है, बबाई पहाड़ी जो जयपुर में है, और महादेव डूंगरी कोटपुतली बहरोड की है, गणेश डूंगरी कोटपुतली बहरोड की है, भीम डूंगरी कोटपुतली बहरोड की है, और बीजक की पहाड़ी कोटपुतली बहरोड की है। बीजक की पहाड़ी बैराट की सभ्यता से संबंधित है। जो बीजक की पहाड़ियाँ वो बैराट की सभ्यता से संबंधित है। जिस पहाड़ी के आगे डूंगरी लगता है वो सभी कोटपुतली बहरोड की है।
और मोती डोंगरी जयपुर की है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहाड़ी का नाम पहले डूंगर या डोंगरी होता है, वो जयपुर कोटपुतली बहरोड की है। आगे चलिए, बैराट पहाड़ियाँ। बैराट पहाड़ियाँ हैं कोटपुतली बहरोड, बाणगंगा नदी का उद्गम है। जो बाणगंगा नदी है उसका उद्गम है वो बैराट की पहाड़ियों से ही होता है, और वो कोटपुतली बहरोड में है। पहले जयपुर में था, पर अब कोटपुतली बहरोड नया जिला बनने के बाद वो कोटपुतली बहरोड में आ गया। ठीक है। सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर में है, जहाँ से सावी नदी का उद्गम होता है। जो सेवर की पहाड़ियाँ हैं वो जयपुर में, जहाँ पे सावी नदी का उद्गम होता है। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, ये भी मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर में, जहाँ से मेथा नदी का जो मेथा नदी का उद्गम जो सांबर में गिरती है, जो मेथा नदी है जो सांबर में गिरती है, उसका उद्गम है मनोहर की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। बरवाड़ा पहाड़ी जयपुर की है, खो जयपुर की है। आगे है मगरा, ये क्वेश्चन भी आता है। मगरा कर्मचारी चयन बोर्ड का भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये। मगरा उत्तर पश्चिमी उदयपुर का उच्च भाग मगरा कहलाता है। जो उत्तर पश्चिमी उदयपुर है उसका जो सबसे ऊंचा भाग है वो मगरा कहलाता है। आगे देखिए, पहाड़ी का नाम और मगरा या मगरी। अगर पहाड़ी का नाम है उसके आगे मगरा या मगरी है तो सभी उदयपुर के होंगे। जैसे माकड़ का मगरा उदयपुर का है, मछला मगरा उदयपुर का है। अपवाद, अब इसमें अपवाद भी है कि एक बेल का मगरा है ना, वो उदयपुर का नहीं है, क्योंकि इसके बेल का मगरा है, उस मगरा लगा हुआ है, तो ये एक अपवाद है। बेल का मगरा है वो सिरोही का है, और रेल का मगरा है वो राजसमंद का है। बेल का मगरा सिरोही, रेल का मगरा राजसमंद, ये 2 अपवाद हैं। दशहरों किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। दशहरों उदयपुर में झरगा तथा रागा पहाड़ियों के बीच वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र दशहरों कहलाता है। ये अभी आरपीएससी का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी जैसे जरगा दे दिया, भागकर के बारे में पूछ लिया। ठीक है, और ये दशहरों दे दिया, इनमें से कौन सा एक गलत है उसके बारे में पूछ लेता है आरपीएससी। अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे दशहरों है। उदयपुर में जरगा तथा रागा पहाड़ियों के बीच, जो उदयपुर ज़िले में जरगा तथा रागा पहाड़ियों के बीच वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र दशहरों कहलाता है। ठीक है, ये तो इसका सही है। अगर आरपीएससी ऐसे भी कर सकती है कि सिरोही में जरगा तथा रागा पहाड़ियों के बीच में, तो ये गलत होगा। ऐसे क्वेश्चन अभी आरपीएससी ट्रेंड में आ रही है। तो अभी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही बिल्कुल डीपली तरीके से पढ़ेंगे तो ही आपका पेपर बिल्कुल क्लियर होगा, अन्यथा बिल्कुल आप कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत करेंगे। ठीक है, तो दशहरों उदयपुर के जरगा तथा रागा पहाड़ियों के बीच वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र दशहरों कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो जरगा पहाड़ी है और एक साइड रागा पहाड़ी है, इनके बीच में जो खाली जगह है, वहाँ पे जो हरा भरा क्षेत्र है, जैसे पेड़ पौधे घास वगैरह हैं, उस बीच के भाग में जो हरा भरा भाग है जो उसी को हम दशहरों कहते हैं। अब आगे देखिए, त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में है। जैसलमेर का दुर्ग त्रिकूट पहाड़ी पे बना हुआ है, त्रिकूट पे। और त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में है, जैसलमेर दुर्ग बना है। और त्रिकूट पर्वत पहाड़ी जैसलमेर में है, पर त्रिकूट पर्वत करौली में है। पर्वत करौली में, पहाड़ी जैसलमेर में, कंफ्यूज मत होना। त्रिकूट पर्वत करौली में है, केवला देवी का मंदिर। ठीक है, उस पर्वत पे केवला देवी का मंदिर है, त्रिकूट पर्वत पे। और चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर, जो चिड़िया टूक की पहाड़ी है वो जोधपुर में है, जिस पे मेहरानगढ़ का दुर्ग बना हुआ है। जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर में डोरा पर्वत। ठीक है, जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर, जिसको हम डोरा पर्वत कहते हैं। सुंदा माता कहाँ है, जालोर में है। फर्स्ट रोपवे 2006 में, राजस्थान में सबसे पहले जो रोपवे की स्थापना हुई थी वो 2006 में सुधा माता मंदिर है जालोर में, वहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये मैप है राजस्थान का। त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में है, और चिड़िया टूक की पहाड़ी वो जोधपुर में है, और त्रिकूट पर्वत है वो करौली में है। ठीक है, आगे चलिए। गोगुंदा की पहाड़ी
बता देते हैं हम आपको गोगुंदा की पहाड़ी के बारे में। गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ है? गोगुंदा उदयपुर में है। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में है। आयड बेडज नदी का उद्गम, इस पे आयड नदी का उद्गम होता है, और आयड नदी उदय सागर झील में जाने के बाद गिरती है। गिरने के बाद वहाँ से निकलने के बाद बेडज बनती है। तो यहाँ पे गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर, आयड बेडज नदी का उद्गम है। बिछामेड़ा की पहाड़ी, बिछामेड़ा की पहाड़ी भी उदयपुर में है। सोम नदी का उद्गम, सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बिछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। तो बिछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर, सोम नदी का उद्गम स्थान है। आगे चलिए, बीजारेल पहाड़ी, बीजारेल पहाड़ी राजसमंद, जो बीजारेल पहाड़ी है वो राजसमंद में है। ठीक है, जो खारी नदी का उद्गम है। जो बीजारेल पहाड़ी राजसमंद में है, खारी नदी का उद्गम है। देवेर पहाड़ी, देवेर की पहाड़ी राजसमंद में, कोठारी नदी का उद्गम, कोठारी नदी का उद्गम देवेर की पहाड़ियों से होता है जो राजसमंद में है। खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में है। बनास नदी का उद्गम, बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से राजसमंद में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दर्शाया हुआ है बीजारेल, बीजारेल पहाड़ी से खारी नदी का उद्गम है। ये जो चित्र बना रखा है इसमें देखिए। और देवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी का उद्गम है, और खमनोर की पहाड़ी से बनास का है। आगे चलिए, मालखेत, मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में है। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में है। जो खंडेला की पहाड़ियाँ हैं वो सीकर में, जिससे कांतली नदी का उद्गम है। कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से है। हर्ष पर्वत, हर्ष पहाड़ियाँ जो सीकर में है। हर्षनाथ भैरव का मंदिर है। हर्षनाथ भैरव का मंदिर हर्ष पर्वत या हर्ष पहाड़ियाँ सीकर में है। काजल पहाड़ियाँ भी सीकर में है। जीण माता का मंदिर है वो काजल पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे बना हुआ है, उसके ऊपर बना हुआ है काजल पहाड़ियाँ सीकर, जीण माता का मंदिर है वहाँ पे। हर्षनाथ पहाड़ियाँ, अभी हमने पढ़ा हर्ष पर्वत, हमने पढ़ा यहाँ पे हर्ष पर्वत, हर्ष पहाड़ियाँ, और हर्षनाथ पहाड़ियाँ, नाथ लग गया हर्ष के आगे, तो हर्षनाथ पहाड़ियाँ अलवर में है। और हर्ष पर्वत, हर्ष पहाड़ियाँ सीकर में है, और हर्षनाथ पहाड़ियाँ अलवर में है। ठीक है, उदयनाथ पहाड़ियाँ वो भी अलवर में है। भानगढ़ है वो भी अलवर में है। और बहराज की पहाड़ियाँ अलवर में। सीरावास की भी है वो अलवर में हैं। और आडावाला पर्वत बूंदी में है। बीजासन पहाड़ियाँ भीलवाड़ा में है। अब आगे चलिए, छप्पन की पहाड़ियाँ जो हैं, जो बालोतरा है, जो नया जिला बना है बालोतरा। ठीक है, वहाँ से छप्पन की पहाड़ियाँ बालोतरा 56 गोलाकार पहाड़ियों का समूह है। 56 की पहाड़ियाँ 56 गोलाकार समूह है। 56 की पहाड़ियाँ 56 गोलाकार पहाड़ियों का समूह है, जो बालोतरा में है। ठीक है, इसकी स्थिति क्या है वो हम आपको बता देते हैं। मोकलसर से सिवाना, एक मोकलसर है बालोतरा में। मोकलसर से सिवाना बालोतरा। लूणी बेसिन, जो लूणी बेसिन है वही क्षेत्र है, वो 56 की पहाड़ियों का है। ठीक है, 11 किमी तो लंबी है, तथा 1.5 किमी चौड़ी 56 की पहाड़ियों का समूह है। यानी कि जो इसकी लंबाई है वो 11 किलोमीटर है, चौड़ाई 1.5 किमी है, यानी कि 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, चौड़ी 56 की पहाड़ियों का समूह है। इसकी आकृति क्या है? गोलाकार। अभी हमने ऊपर भी देखा है 56 गोलाकार पहाड़ियों का समूह 56 की पहाड़ियाँ हैं जो बालोतरा में हैं। आकृति क्या है? गोलाकार है। ग्रेनाइट की अधिकता के कारण, और 56 की पहाड़ियों में ग्रेनाइट की अधिकता के कारण इन्हें ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं। 56 की पहाड़ियों को ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ग्रेनाइट की अधिकता पाई जाती है, इसी वजह से 56 की पहाड़ियों को ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं। अब इसके आगे आता है नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत 56 की पहाड़ियों में स्थित है। जो नाकोड़ा पर्वत है, अभी हमने 56 की पहाड़ियाँ पढ़ी हैं, नाकोड़ा पर्वत भी 56 की पहाड़ियों में ही स्थित है, जो भी बालोतरा में ही है। ठीक है, इसका उपनाम जो नाकोड़ा पर्वत है, इसका उपनाम है राजस्थान का मेवानगर। नाकोड़ा पर्वत को राजस्थान का मेवानगर कहते हैं। नाकोड़ा पर्वत को राजस्थान का मेवानगर कहते हैं। जैन धर्म का आस्था केंद्र है। जो नाकोड़ा पर्वत है वो जैन धर्म का आस्था केंद्र है। राजस्थान में जैन धर्म का आकर्षक का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, वो कहाँ है? नाकोड़ा पर्वत है। ठीक है, आगे देखिए 23वें जैन तीर्थकर, जो 23वें जैन तीर्थकर थे,
पार्श्वनाथ जी का मंदिर स्थित है। पार्श्वनाथ जी का मंदिर जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ जी जो उनका स्थान, उनका मंदिर है वो कहाँ है? नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में है। 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में है। पीपलूद 56 की पहाड़ियों में पीपलूद स्थित है। पीपलूद 56 की पहाड़ियों में पीपलूद स्थित है। राजस्थान का लघु माउंट आबू, राजस्थान का जो लघु माउंट आबू है वो पीपलूद की पहाड़ियाँ हैं, उसी को कहते हैं। ठीक है, 56 की पहाड़ियों में स्थित पीपलूद के बारे में है। जो पीपलूद है 56 की पहाड़ियों में पीपलूद स्थित है। राजस्थान का लघु माउंट आबू है, बालोतरा में पीपलूद की पहाड़ियाँ। हल्देश्वर महादेव का मंदिर है, जो पीपलूद की पहाड़ियाँ, वहाँ पे हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। वर्षा की अधिकता के कारण पीपलूद को पश्चिमी राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। क्योंकि लघु माउंट आबू क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे वर्षा की अधिकता के कारण पीपलूद को पश्चिमी राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। गिरवा पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उदयपुर में है। गिरवा कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर शहर के चारों तरफ, जो उदयपुर शहर है उसके चारों तरफ तश्रीनुमा पहाड़ियों की मेखला गिरवा कहलाती है। जो उदयपुर शहर है उसके चारों ओर तश्रीनुमा पहाड़ियों की जो मेखला है वो गिरवा कहलाती है। इन श्रृंखलाबद्ध पहाड़ियों के बेसिन में, जो ये श्रृंखलाबद्ध पहाड़ियाँ हैं, इनके बेसिन में उदयपुर शहर बसा हुआ है। उदयपुर शहर कहाँ बसा है? उदयपुर शहर कहाँ बसा हुआ है? उदयपुर शहर गिरवा की पहाड़ियों के श्रृंखलाबद्ध जो पहाड़ियाँ हैं उनके बेसिन में उदयपुर शहर बसा हुआ है। ठीक, आगे चलिए। अरावली के दर्रे। अब हमारे जो अरावली है उसमें दर्रे हैं, वो उनके बारे में पढ़ेंगे। दर्रे को हम नाल भी कहते हैं, दर्रे नाल। दो पहाड़ियों के मध्य संकीर्ण तंग रास्ता जो आवागमन हेतु प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? दर्रे या नाल किसे कहते हैं? दो पहाड़ियों के बीच, जैसे दो पहाड़ियों के मध्य या बीच में संकीर्ण या तंग रास्ता जो आवागमन हेतु प्रयुक्त होता है, जो रास्ता आवागमन हेतु प्रयुक्त होता है उसे दर्रे या नाल कहते हैं। जैसे कोई पहाड़ी है, जैसे नागपहाड़ आ गया, और जैसे नागपहाड़ आ गया, और हमारा जैसे पीपलूद नाकोड़ा पर्वत और पीपलूद को बीच में कोई आवागमन के लिए रास्ता है। ठीक है, और वही इनको जो जोड़ता है उसी को हम दर्रा या नाल कहते हैं। ये इस प्रकार से है। तो हम आगे देखते हैं दर्रे या नाल के बारे में हमने पढ़ेंगे। जो दो पहाड़ियों के मध्य संकीर्ण तंग रास्ता है जो आवागमन हेतु प्रयुक्त होता है उसे दर्रे या नाल कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं राजसमंद में कौन कौन से दर्रे हैं, और वो हम देख लेते हैं। दर्रे या नाल हैं, उनको दर्रा नाल या घाट ये एक ही है। ठीक है, तो राजसमंद में देख लेते हैं। हाथीगुड़ा की नाल है, वो राजसमंद में है। खमली घाट है, वो भी राजसमंद में, खमली घाट है राजसमंद में। गोरम घाट है, वो भी राजसमंद में है। झीलवाड़ा पगलिया की नाल, जो झीलवाड़ा पगलिया की नाल है वो भी राजसमंद में है, बहुत बार पूछा गया है। देवेर की नाल है, ये भी राजसमंद में है। मैं दोबारा बता देता हूँ, हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद में है। खमली घाट की नाल ये भी राजसमंद में है। गोरम घाट की है, वो भी राजसमंद में है। झीलवाड़ा या पगलिया की नाल है, वो भी राजसमंद में है। देवेर की नाल है, वो भी राजसमंद में है। फिर आते हैं पाली। देसूरी की नाल है, वो पाली में है। सोमेश्वर नाल हुआ है, वो भी पाली में है। और है पाली में देसूरी नाल और सोमेश्वर नाल है। ब्यावर जो अजमेर से अलग होके बना है ज़िला ब्यावर, उसमें है बरदर्रा या बारनाल। ठीक है, ये ब्यावर में है। परवेरिया की नाल, वो भी ब्यावर में है। सूरा की नाल ब्यावर में है। सिसुरा या शिवपुरा की नाल है, शिवपुरा नाल है, वो भी ब्यावर में है। स्वरूप घाट, वो भी ब्यावर में है। अब आते हैं उदयपुर में कौन कौन सी दर्रे या नाल हैं। उदयपुर में केवड़ा की नाल उदयपुर में है। फुलवारी की नाल उदयपुर में है। हाथी नाल, वो भी उदयपुर में है। देबारी की नाल, वो भी उदयपुर में है। चिरवा की नाल, वो भी उदयपुर में है। ठीक है,
और कन्फ्यूज कहाँ कहाँ होते हैं ये देख लेना। यहाँ पे हाथी नाल और हाथीगुडा की नाल ये दोनों अलग हैं, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना। हाथी नाल उदयपुर में है और हाथीगुडा नाल वो राजसमंद में, ये दोनों अलग अलग हैं। कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं हाथी को देख के। तो यहाँ पे हाथीगुडा राजसमंद है वो अलग है, और हाथी नाल है ओनली हाथी नाल ये उदयपुर में, ये ध्यान रखना। सिरोही 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 में कौन सा है देखिए। सिरोही में बोरांग दर्रा है। सिरोही में कौन सा दर्रा है? बोरांग। सिरोही में बोरांग है। सलूम्बर है जो उदयपुर से अलग होकर बना है, जिला है सलूम्बर, उसमें डेबर की नाल है। ठीक है, सलूम्बर में डेबर की नाल है और सिरोही में बोरांग दर्रा है। अब ब्यावर में देख लेते हैं हम एक चित्र के माध्यम से। देखिए ब्यावर अजमेर से अलग हुआ जिला है, इसमें ब्यावर में देख लेते हैं। अजमेर, और ये देखिए अजमेर से जयपुर में जो ये आवागमन का रास्ता है, ठीक है, इस पे से मसूदा अजमेर वाला रास्ता है, ये जा रहा है। ठीक है, ये मसूदा अजमेर है। और यहाँ पे ब्यावर और इस राजमार्ग है, इसके बीच में परवेरिया दर्रा है देखिए। ठीक है, फिर ब्यावर से जोधपुर की साइड देखिए, यहाँ पे NH 25 है, इस पे ब्यावर और जोधपुर के बीच में बरदर्रा है। ठीक है, और ब्यावर से भीलवाड़ा के बीच में सुरा दर्रा है, और जोधपुर से फिर इधर बाड़मेर गया। जोधपुर बाड़मेर कोई दर्रा नहीं है। जोधपुर और ब्यावर के बीच में बरदर्रा है NH 25 पे, और ब्यावर और भीलवाड़ा के बीच में सुरा दर्रा है। ब्यावर और विजयनगर भीलवाड़ा, ब्यावर और विजयनगर भीलवाड़ा देखिए, यहाँ पे सिसुरा और शिवपुरा दर्रा है। सिसुरा और शिवपुरा दर्रा विजयनगर और ब्यावर के बीच में है। और यहाँ पे ब्यावर के अन्य दर्रे, ब्यावर में और कौन कौन से अन्य दर्रे हैं? पीपली दर्रा, कछवारी दर्रा, ये भी है, ये देख लीजिए। और यहाँ पे जो NH 48 है अजमेर जयपुर वाला, उसके बीच में और ब्यावर के बीच में अजमेर और जयपुर वाले से देखिए मसूदा और अजमेर है। मसूदा अजमेर से और मसूदा अजमेर में है, वहाँ से और ब्यावर के बीच में परवेरिया दर्रा है। ठीक है, अब उदयपुर के देखिए, उदयपुर के दर्रे, उदयपुर देखो बीच में है। उदयपुर से ऊपर की साइड देखिए राजसमंद, उदयपुर और राजसमंद के बीच में चिरवा की नाल है। ठीक है, उदयपुर से चित्तौड़ के बीच में जाइए, उदयपुर से चित्तौड़ के बीच में देखिए NH 27 है, उस पर देवारी की नाल है, देवारी की नाल। ठीक है, उदयपुर और राजसमंद के बीच चिरवा की नाल, और उदयपुर चित्तौड़ के बीच देवारी की नाल NH 27 पे है। उदयपुर चित्तौड़ NH 27 पे, उस पर देवारी की नाल है। अब उदयपुर से सलूमर जाइए, उदयपुर से सलूमर जाएंगे तो उसके बीच में आएगा केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल कहाँ है? उदयपुर सलूमर के बीच में। फिर उदयपुर से कोटड़ा, उदयपुर से हम कोटड़ा की तरफ जाएंगे तो फुलवारी की नाल है। उदयपुर से कोटड़ा के बीच में फुलवारी की नाल है। और उदयपुर से सिरोही पिंडवाड़ा, उदयपुर से सिरोही पिंडवाड़ा की तरफ जाएंगे तो वो भी NH 27 है, उस पर हाथी नाल है, हाथी नाल। ठीक है, हाथीगुडा की नाल तो राजसमंद में, पर हाथी नाल है उदयपुर और पिंडवाड़ा सिरोही के बीच में NH 27 पे हाथी नाल है। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है, जो ये उदयपुर के दर्रे हैं इनको याद करने के लिए हमारे सुरेश चौधरी सर ने एक ट्रिक बताई थी। केवड़े के फूल को हाथी ने खाया। जो केवड़े के फूल हैं उनको हाथी ने खाया, तो यहाँ पे केवड़े के फूल को हाथी ने खाया, ये उदयपुर के जो दर्रे हैं उसके लिए ट्रिक है। केवड़े के फूल को हाथी ने खाया, तो केवड़े से केवड़ा की नाल, फूल से फुलवारी की नाल, हाथी से हाथी नाल, हाथी नाल, फुलवारी नाल और केवड़ा की नाल। उदयपुर की जो केवड़ा की नाल, उदयपुर में केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी की नाल। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, केवड़े के फूल को हाथी ने खाया। ठीक है, आगे राजसमंद व पाली, राजसमंद और पाली के बीच में जो मार्ग है उसमें जो दर्रे हैं उसके बारे में देखिए। आगे देखिए राजसमंद व पाली दर्रे। ट्रिक है, गोरा और खमली या कमली हाथी पर बैठकर गुड़ खा रही है। गोरा और खमली या कमली दो लड़कियां हैं, गोरा और
खमली या कमली, खमली भी खमली बोलते उसको कमली बोलते हैं, यानी कि दो लड़कियां हैं, गोरा गोरा और खमली, हाथी पर बैठकर गुड़ खाती हैं, गुड़ खा रही हैं। गोरा और कमली हाथी पर बैठकर गुड़ खा रही हैं। ये राजसमंद पाली के दर्रे की ट्रिक है। गोरा से गोरम घाट राजसमंद में है, खमली घाट है वो भी राजसमंद में है। हाथी पर बैठ कर गुड़ खा रही हैं, तो हाथी गुड़ा की नाल है वो भी राजसमंद में है। ठीक है, आगे है, और गुड़ खा रही हैं और सब उनके पैर छूना चाहते हैं। ठीक है, ये पूरी ट्रिक थी। गोरा और खमली या कमली हाथी पर बैठकर गुड़ खा रही हैं और सब उनके पैर छूना चाहते हैं। ये ट्रिक है। गोरा से गोरम घाट राजसमंद, खमली से खमली घाट राजसमंद, हाथी पर बैठकर गुड़ तो हाथी गुड़ा की नाल राजसमंद, पैर से पगलिया की नाल, पगलिया की नाल भी यहीं पे है, पगलिया की नाल भी यहीं पे है। आगे चलिए, पाली। अब पाली के दर्रे देखते हैं। पाली के दर्रे देखते हैं। पाली से देखिए, पाली से एक रणकपुर पाली की तरफ जाते हैं तो सोमेश्वर की नाल, सोमेश्वर की नाल है। पाली और रणकपुर पाली के बीच में सोमेश्वर की नाल है। पाली से राजसमंद जाएंगे तो पाली से राजसमंद जाएंगे, देसूरी की नाल है वो आएगी इसमें। देसूरी की नाल कहाँ है? देसूरी पाली, और ये है देसूरी पाली, और झीलवाड़ा राजसमंद है, जो झीलवाड़ा राजसमंद है उसके बीच में देसूरी की नाल है, जिसको झीलवाड़ा की नाल भी कहते हैं। और देसूरी की नाल और इसको पगलिया की नाल है। ये देखिए यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे झीलवाड़ा और खमली घाट है। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, झीलवाड़ा, और यहाँ पे देख रणकपुर पाली हो गया। अब ऊपर की साइड देखिए, और जोजावर पाली है, और उसके बीच में और झीलवाड़ा के बीच में देवेर है, चार भुजा है। ये देसूरी की नाल, ये NH 162 पे है। ठीक है, और जोजारा पाली और देवगढ़ राजसमंद के बीच खमली घाट है। ठीक है, और देवगढ़ और देवगढ़ राजसमंद के बीच और मारवाड़ जंक्शन पाली है, उसके बीच गोरम घाट है जो रेल मार्ग है। गोरम घाट जो रेल मार्ग है, जो मारवाड़ जंक्शन पाली और देवगढ़ राजसमंद के बीच है खमली घाट। और देवगढ़ राजसमंद को देवेर की नाल, देवगढ़ राजसमंद को देवेर की नाल या देवेर की नाल कहते हैं, जो कोठारी नदी पे है। आगे देखिए, देसूरी की नाल और झीलवाड़ा की नाल एक ही हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि देसूरी की नाल और झीलवाड़ा की नाल एक ही हैं। ठीक है, देसूरी की नाल तो पाली में है और झीलवाड़ा की नाल है वो राजसमंद में है। यानी कि जो इस जो नाल है इसको जो पगलिया की नाल है देसूरी और झीलवाड़ा के राजसमंद के बीच में है, उसको पगलिया की नाल कहते हैं। पर पाली में इसको देसूरी की नाल कहते हैं, और राजसमंद झीलवाड़ा में इसको झीलवाड़ा की नाल कहते हैं, पगलिया की नाल को। ठीक है, आगे देखिए, हाथीगुड़ा कहाँ है? हाथीगुड़ा की नाल है राजसमंद में, हाथी नाल है उदयपुर में है। ये ध्यान रखना, हाथीगुड़ा की नाल राजसमंद में है। मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा, जो मेवाड़ है और मारवाड़ के बीच में जो दर्रा है उसको हाथीगुड़ा की नाल कहते हैं, जो राजसमंद में है। मेवाड़ है पाली और राजसमंद का जो क्षेत्र है, मेवाड़ पाली राजसमंद का, उसको जोड़ने वाला है, मेवाड़ और राजसमंद को जोड़ने वाला हाथीगुड़ा की नाल है और राजसमंद में है। और हाथीगुड़ा कुंभलगढ़ किले के समीप स्थित है। जो हाथीगुड़ा की नाल है वो कुंभलगढ़ किले के समीप स्थित है। देसूरी की नाल है, जो देसूरी की नाल से NH 162 गुजरता है। जो देसूरी की नाल है वहाँ से कौन सा राजमार्ग निकलता है? वहाँ से NH 162 गुजरता है। जो देसूरी की नाल से NH जो अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है, देसूरी की नाल से NH 162 गुजरता है। अन्य दर्रे
लाखेरी बूंदी में, तो लाखेरी दर्रा बूंदी में है। जैतवास दर्रा, जो जैतवास दर्रा है वो भी बूंदी में है। रामगढ़ दर्रा बूंदी में है। खटकड़ दर्रा वो भी बूंदी में है। लाखेरी दर्रा बूंदी में है, जैतवास दर्रा बूंदी में है, रामगढ़ दर्रा बूंदी में है, खटकड़ दर्रा वो भी बूंदी में है। गठोली दर्रा, जो गठोली दर्रा है कोटा और झालावाड़ में है। गठोली दर्रा कोटा झालावाड़ में, जो मुकुंदरा पहाड़ियों में है। और है ढूंढीमल दर्रा सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। ढूंढीमल दर्रा सवाई माधोपुर में है, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। और खुसाली घाट है, सवाई माधोपुर में है। खुसाली घाट सवाई माधोपुर में है। खुसाली घाट सवाई माधोपुर में है। खुसाली घाट सवाई माधोपुर में है। कुक्कर घाटी सवाई माधोपुर में है। कुक्कर घाटी सवाई माधोपुर में है। अब आगे चलते हैं। अरावली के पठार, हमने दर्रे पढ़ लिए, अब अरावली के पठार हैं वो हम पढ़ लेते हैं। आबू पर्वत खंड या आबू का पठार। आबू पर्वत या आबू का पठार ये सिरोही में है। इसकी लंबाई 19 किलोमीटर है, चौड़ाई 8 किमी है। लंबाई 19 किलोमीटर, चौड़ाई 8 किमी है। आबू पर्वत खंड, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, जो समुद्र तल है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मैं आपको बता देता हूँ। समुद्र तल है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। इस पठार की सर्वोच्च चोटी जो आबू पर्वत है, उसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। गुरु शिखर 1722 मीटर है। इसकी एकांतता को देखते हुए कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है, क्योंकि बिल्कुल शांत है, यहाँ एकांत वातावरण है गुरु शिखर में। तो इसी वजह से कर्नल जेम्स टोड ने इसको संतों का शिखर कहा है। पश्चिमी घाट की नीलगिरी और हिमालय की माउंट एवरेस्ट के बीच सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। जो पश्चिमी घाट की नीलगिरी है और हिमालय की माउंट एवरेस्ट के बीच सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर ही है। गुरु शिखर को गुरु माथा भी कहा जाता है। जो गुरु शिखर है उसको गुरु माथा भी कहा जाता है। स्थलाकृति की दृष्टि से आबू पर्वत खंड एक विशाल इंसलबर्ग है। स्थलाकृति की दृष्टि से आबू पर्वत खंड एक विशाल इंसलबर्ग है। आबू पर्वत खंड या आबू का पठार को बैथोलिस की संज्ञा दी है। बैथोलिस की संज्ञा दी है। बैथोलिस की संज्ञा किसको दी है? बैथोलिस की संज्ञा आबू पर्वत खंड या आबू का पठार है उसको बैथोलिस की संज्ञा दी है। आबू पर्वत खंड का संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। जो आबू पर्वत है उसका जो संपूर्ण भाग है, संपूर्ण आबू पर्वत है वो ग्रेनाइट से निर्मित है। संपूर्ण आबू पर्वत खंड है जो ग्रेनाइट से निर्मित है। आगे देखिए, आबू पर्वत के बाद उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहाँ है? वो भी उड़िया का पठार सिरोही में है। समुंदर तल से जो उड़िया का पठार है वो समुंदर तल से 1360 मीटर है। और आबू का पठार था 1200 मीटर था समुंदर तल से। तो और उड़िया का पठार है उड़िया का पठार समुंदर तल से इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। आबू पर्वत खंड से 160 मीटर ऊंचा है। जो आबू पर्वत खंड है उससे कितना ऊंचा है? 160 मीटर है। ठीक है। उड़िया का पठार समुद्र तल से 1360 है और आबू पर्वत खंड से 160 मीटर ऊंचा है। उसकी 1200 मीटर थी और इसकी 1360, यानी कि 160 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, जो राजस्थान है वो उसका सर्वोच्च पठार है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। आगे चाहिए भोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के बीच है। गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच का पठारी क्षेत्र है वो भोराट का पठार कहलाता है। कुंभलगढ़ राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के बीच का पठारी क्षेत्र भोराट का पठार कहलाता है। इसकी ऊंचाई 1225 है। 1225 यानी कि ये
आबू पर्वत से ऊंचा है, 1225 मीटर है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, पहला सबसे ऊंचा पठार ओडिया का पठार है, फिर भोराट का पठार है जिसकी 1225 मीटर है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है भोराट का पठार है। इस पठारी क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी जो भोराट का पठार है, इस पठार की सर्वोच्च चोटी इस पठारी क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी जरगा है जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। जिसकी ऊंचाई क्या है? 1431 मीटर है। इसके बाद है भोमट का पठार। भोमट भोराट पढ़ लिया, अब है भोमट का पठार। भोमट मुख्यतः उदयपुर से जो मुख्यतः उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में है। भोमट का पठार कहाँ है? उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में। विस्तार है पूर्वी सिरोही, दक्षिणी उदयपुर, डूंगरपुर और सलूम्बर। इसका जो विस्तार है पूर्वी सिरोही, दक्षिणी उदयपुर, डूंगरपुर और सलूम्बर। इस पठार पर भील जनजाति निवास करती है। भोमट का पठार है, उस पर कौन सी जनजाति निवास करती है? भील जनजाति निवास करती है। भोमट के पठार पर भील जनजाति निवास करती है। आगे चलिए, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार ये कहाँ है? लसाड़िया का पठार पहले उदयपुर में था, पर अब सलूम्बर नया जिला बनने के बाद लसाड़िया का पठार सलूम्बर में है। लसाड़िया का पठार सलूम्बर में है। लसाड़िया के पठार के जयसमंद झील के पूर्व में कटा फटा विच्छेदित पठार लसाड़िया का पठार कहलाता है। जो जयसमंद झील है उसके पूर्व में कटा फटा विच्छेदित पठार लसाड़िया का पठार कहलाता है। जयसमंद झील के पूर्व में कटा फटा विच्छेदित पठार लसाड़िया का पठार कहलाता है, जिसकी ऊंचाई है 325 से 650 मीटर के बीच में। लसाड़िया के पठार की ऊंचाई 325 से 650 मीटर के बीच में है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी पठार पर स्थित है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मेसा के पठार पर स्थित है, जो गंभीरी व बेडच नदियों के किनारे है। गंभीरी और बेडच नदी के किनारे, गंभीरी और बेडच नदी के संगम पर मेसा का पठार स्थित है। और चंबल बामनी नदी है, उनके संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। जो चंबल बामनी नदियों का संगम है, उस पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। पिंडमांड कहाँ है? राजसमंद में। पिंडमांड पठार राजसमंद में बनास नदी बहती है। पिंडमांड पठार है राजसमंद में, बनास बहती है। और पिंडमांड पठार है जो पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ है पिंडमांड। कांसका एवं काकनवाड़ी पठार सीरीज का अलवर है, वहाँ पे है। काकनवाड़ी पठार पर काकनवाड़ी दुर्ग भी स्थित है। जो काकनवाड़ी पठार है उस पर काकनवाड़ी दुर्ग स्थित है। काकनवाड़ी दुर्ग कहाँ स्थित है? काकनवाड़ी पठार पे, जो अलवर सरिस्का में है। सरिस्का में है। आगे है मानदेसरा पठार, चित्तौड़ में है। मानदेसरा पठार चित्तौड़ में, राजस्थान पुलिस में पूछा गया सवाल है। मानदेसरा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। याद रखना, ये राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ सवाल है। मानदेसरा पठार चित्तौड़गढ़ में है। आगे देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब हमारा अरावली ख़त्म हो गया, उसके बाद है पूर्वी मैदानी प्रदेश। नदीकृत मैदान है। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो नदियों से निर्मित मैदान है, नदीकृत मैदान है। इसका विस्तार 23% क्षेत्रफल पर है। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका विस्तार 23% क्षेत्रफल पर है। जनसंख्या 39% है, निवास करती है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 सागर का अवशेष है। वर्तमान में उत्तर के वृहत मैदानों का भाग है। जो वर्तमान में उत्तर के वृहत मैदानों का भाग है। उत्पत्ति का काल है, इसका जो उत्पत्ति का काल है प्लिस्टोसीन काल है, जो पूरी मैदानी प्रदेश का उत्पत्ति का काल है। इन मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ अवसादों
के निष्पेक्षण से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? ये जो नदियों इन मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। जो आगे देखिए अवसाद क्या है, अवसाद बता देता हूँ मैं। जलोढ़ अवसाद हैं माही, चंबल, बनास और बाणगंगा। इन नदियों से बहा के लाए हुए जलोढ़ अवसादों से जो बना हुआ भाग है वो उसके निष्कासन से इनका निर्माण हुआ है। आगे चलिए ढाल। जो इसका ढाल है, जो पूरी मैदानी प्रदेश का जो ढाल है, जो दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है, यानी कि नदियां हैं वो दक्षिण की ओर से आती हैं, उत्तर पूर्व की ओर आती है, और अपना नदियों के बहाव से जो बहा के लाती हैं उसी से यहाँ पे जलोढ़ अवसादों का निर्माण होता है, निष्पेषण होता है। तो इनका विस्तार है दक्षिण से। नदियाँ सबसे ज़्यादा नदियाँ दक्षिण से आती हैं और उत्तर पूर्व की ओर आती हैं, तो इसी वजह से इनका ढाल है दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। इसकी ऊंचाई देखिए, ऊंचाई 200 से 500 मीटर है। 200 से 500 मीटर है। पूरी मैदानी प्रदेश की ऊंचाई है 200 से 500 मीटर है। जलवायु आर्द्र जलवायु है। आर्द्र जलवायु इनकी जलवायु है। वर्षा यहाँ पे जो पूरी मैदानी प्रदेश है वहाँ 50 से 80 सेमी वर्षा होती है। 50 से 80 सेमी वर्षा होती है। वनस्पति, यहाँ की जो वनस्पति है वो शुष्क पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में शुष्क पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। मृदा जलोढ़ कांपीय मृदा पाई जाती है। यहाँ पे मृदा जलोढ़ व कांपीय मृदा पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या सर्वाधिक कृषि। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या होती है, सर्वाधिक कृषि होती है, सर्वाधिक उद्योग क्षेत्र इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी भूमि है, उपजाऊ भूमि है, जलोढ़ है, यहाँ नदियाँ भी हैं। तो इसी वजह से औद्योगिक दृष्टि से इसी वजह से यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या भी है और सर्वाधिक कृषि भी है, सर्वाधिक उद्योग इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। आगे चलिए। पूर्वी मैदानी प्रदेश को राजस्थान का खादान का कटोरा भी कहते हैं। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसको राजस्थान का खादान का कटोरा भी कहते हैं। क्योंकि खादान कटोरा कहते हैं क्योंकि जलोढ़ मृदा है, अच्छी मृदा है, वहाँ पे अच्छी उपजाऊ मृदा है, अच्छी कृषि होती है, इस वजह से इसको खादान का कटोरा भी कहते हैं। पूरी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण। जो पूरी मैदानी प्रदेश है उसको हमने 4 भागों में बांटा है। माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। ये नदियाँ हैं और इनसे निर्मित जो बेसिन है उसी में इनको हमने बांटा है। माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। अब हम पढ़ते हैं माही बेसिन। माही के मैदान। माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र माही बेसिन कहलाता है। जो नदी है माही नदी और उसकी जो सहायक नदियों का निर्मित क्षेत्र है माही बेसिन कहलाता है। विस्तार कहाँ है माही का? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर और सलूम्बर। इसका विस्तार है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर और सलूम्बर। असमतल मैदान है। असमतल मैदान है। कहीं कहीं पहाड़ियाँ भी हैं। इन पहाड़ियों के बीच संकीर्ण घाटियाँ हैं तो समतल मैदान भी हैं। यानी कि कहीं यहाँ पे उबड़ खाबड़ मैदान है, असमतल मैदान है, कहीं पहाड़ियाँ हैं तो कहीं पहाड़ियाँ हैं तो इनके बीच में संकीर्ण घाटियाँ भी हैं और समतल मैदान भी है। यानी कि जो मैदान है उबड़ खाबड़ है, कहीं पहाड़ियाँ हैं, कहीं समतल मैदान है। इस प्रकार से ये बेसिन है। माही के मैदानी क्षेत्र में बांसवाड़ा। माही के मैदानी क्षेत्र में बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच में 56 गांवों का अथवा 56 नदी नालों का समूह, उसे 56 का मैदान कहते हैं। 56 का मैदान हर पेपर में पूछता है। आरपीएससी का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कर्मचारी चयन बोर्ड का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 56 का मैदान किसे कहते हैं देख लीजिए। माही के मैदानी क्षेत्र में जो माही का मैदानी क्षेत्र है वो क्षेत्र है बांसवाड़ा से प्रतापगढ़। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच में जो 56 गाँवों का यानी कि 56 गांव हैं, उन 56 गांवों अथवा 56 नदी नालों का समूह, उनमें 56 नदी नालों का जो समूह है उसे 56 का मैदान कहते हैं। आगे चलिए। माही बेसिन का प्रतापगढ़ में बहाव क्षेत्र को काटल कहते हैं। यानी कि जो माही बेसिन है, माही बेसिन का जो प्रतापगढ़ है, माही बेसिन का प्रतापगढ़ में बहाव क्षेत्र को काटल के नाम से जाना जाता है। इन प्रतापगढ़ जिले में माही नदी का जो बहाव क्षेत्र उसको काटल कहते हैं। आगे चलिए। इसे वागड़ प्रदेश
के नाम से भी जाना जाता है। जो माही बेसिन है उसको, उस क्षेत्र को वागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। जो वागड़ प्रदेश है डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, उसको वागड़ प्रदेश कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ प्रदेश कहते हैं। यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? यहाँ पे वागड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, इसको वागड़ प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ पे मिट्टी लाल लोमी मृदा युक्त मैदान है। यहाँ पे किस प्रकार के मैदान है? यहाँ की मिट्टी कैसी है? लाल लोमी मृदा युक्त मैदान है। आगे चलिए, बनास के मैदान या बनास बेसिन। बनास एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। बनास के मैदान या बनास बेसिन, बनास एवं उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान है, वो बनास मैदान या बनास बेसिन कहलाते हैं। इसका विस्तार राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली। तो इसकी ट्रिक है, जो बनास के मैदान है, बनास बेसिन, इसकी जो ट्रिक है RCB ATM। इसकी जो ट्रिक है RCB ATM। बनास बेसिन या बेसिन की जो ट्रिक है, ये इसका विस्तार है RCB। R का मतलब है राजसमंद, C का मतलब है चित्तौड़, B का मतलब भीलवाड़ा, और ATM A का मतलब अजमेर, T का मतलब टोंक, M का मतलब सवाई माधोपुर। तो RCB ATM इसकी ट्रिक है। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली। ठीक है। और सामान्य ढाल, इसका सामान्य ढाल क्या है? पूर्व की ओर। सामान्य ढाल क्या है? ये वही दक्षिण की तरफ से जाते हैं और पूर्व की ओर उनका ढाल है। ठीक है। बनास का मैदान 150 से 300 मीटर। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार, हरिमोहन सक्सेना की जो बुक है उसमें बनास मैदान का जो ऊंचाई है वो 150 से 300 मीटर बताई गई है। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार इसकी ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है। ठीक है। अब बनास का मैदान है, इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं, मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है। मेवाड़ का मैदान के बारे में देख लेते हैं। मेवाड़ का मैदान विस्तार है राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में है। बनास बेसिन में जलोढ़ मृदा के जमाव हैं। बनास बेसिन में जलोढ़ मृदा के जमाव हैं। जो बनास बेसिन है उसमें भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और मालपुरा करौली का मैदान, ये भी मालपुरा कहाँ है? टोंक में है। ठीक है। मालपुरा करौली का मैदान विस्तार है अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर UP टू करौली। ठीक है। उसके बाद है बनास के मैदान दक्षिण पूर्वी सीमा। जो बनास के मैदान उनकी दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यन कगार भूमि है। जो उनकी दक्षिण पूर्वी सीमा है वो विंध्यन कगार भूमि है। पश्चिमी सीमा अरावली पर्वतीय है, यानी कि जो इसकी पश्चिमी सीमा और अरावली पर्वतीय है 50 सेमी समवर्षा रेखा द्वारा। 50 सेमी समवर्षा रेखा द्वारा पश्चिमी सीमा है। और दक्षिणी पूर्वी सीमा है वो विंध्यन कगार है। उत्तरी सीमा अलवर की पहाड़ियाँ, बनास बाणगंगा के मैदान। जो उत्तरी सीमा है वो अलवर की पहाड़ियाँ, बनास बाणगंगा के मैदान है। आगे चलिए, 25 सेमी समवर्षा रेखा। जो 25 सेमी समवर्षा रेखा है वो देख लेते हैं आप, वो कहाँ कहाँ होती है। 25 सेमी समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। जो 25 सेमी समवर्षा है पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में विभक्त करती है, शुष्क पश्चिमी मरुस्थल और अर्धशुष्क पश्चिमी मरुस्थल। फिर 50 सेमी समवर्षा है वो पश्चिमी मरुस्थल को पूरी मैदान से अलग करती है। जो पूरी मैदान है उसको उससे पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है 50 सेमी समवर्षा रेखा। ठीक है। बनास के मैदान की पश्चिमी सीमा है। जो बनास का मैदान है उसकी पश्चिमी सीमा है। ठीक है। 40 सेमी समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। जो पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा कौन सी है वो 40 सेमी समवर्षा है, उसका निर्धारण करती है। 40 सेमी समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है, यानी कि राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है। 40 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है। ठीक है। अब देख सकते हैं आप
ये मानचित्र है, इसमें देख सकते हैं अरावली है जो इसके बीच में है, और अरावली के जस्ट इस साइड में देखिए 40 सेमी समवर्षा रेखा है, और ये अरावली में है वो 50 सेमी समवर्षा, अरावली में तो 50 सेमी समवर्षा रेखा होती है, और अरावली के जस्ट इस साइड में देखिए पश्चिम की साइड वो 40 सेमी है। ये राजस्थान को दो भागों में विभक्त कर रही है। आगे चलिए बाणगंगा के मैदान। बाणगंगा के मैदान सामान्य ढाल पूर्व की ओर है। बाणगंगा का भी सामान्य ढाल पूर्व की ओर है। बाणगंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र बाणगंगा के मैदान क्षेत्र कहलाता है। विस्तार कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, दौसा, भरतपुर, मुख्यतः डी। विस्तार है कोटपुतली, बहरोड, फिर जयपुर, फिर दौसा, फिर भरतपुर, फिर मुख्यतः डी। पूर्वी मैदानी क्षेत्रों का सबसे उपजाऊ भाग है। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं उनका सबसे उपजाऊ भाग है बाणगंगा मैदान कहलाता है, क्योंकि भरतपुर पूरी साइड में है, तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेशों का सबसे उपजाऊ भाग है। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा पाई जाती है। बाणगंगा का मैदान है, वहाँ पे सर्वाधिक उपजाऊ मृदा पाई जाती है। आगे देखिए, बाणगंगा के मैदानों का उपजाऊ भूमि क्षेत्र, जो बाणगंगा है उसके मैदानों का उपजाऊ भूमि क्षेत्र रोही का मैदान कहलाता है। रोही का मैदान किसे कहते हैं? जो बाणगंगा के मैदानों का उपजाऊ भूमि क्षेत्र है उसको रोही का मैदान कहते हैं। दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र दोआब कहलाता है। यानी कि दो नदियां हैं, उनके जो बीच का जो क्षेत्र है वो उपजाऊ क्षेत्र है, उसको हम दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र दोआब कहलाता है। बाणगंगा नदी और यमुना नदी और इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको रोही या दोआब कहते हैं। ठीक है, रोही या दोआब। आगे चलिए, चंबल बेसिन या चंबल के मैदान। चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र चंबल बेसिन कहलाता है। विस्तार है चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, मुख्यतः बारह झालावाड़ की सहायक नदी, बारह झालावाड़ की जो सहायक नदी हैं वो भी। अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन देखते हैं। अवनालिका अपर्दन क्या है? उबड़ खाबड़ स्थलाकृति का निर्माण करती है। अवनालिका अपर्दन उबड़ खाबड़ स्थलाकृति का निर्माण करती है, जिसे उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है। जिसको हम क्या कहते हैं? उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। स्थानीय भाषा में डांग क्षेत्र। स्थानीय भाषा में उत्खात स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में डांग क्षेत्र कहते हैं। बीहड़। बीहड़ क्या है? नदी के कटाव से निर्मित शहरी गहरी संकीर्ण घाटियाँ को भीड़ कहा जाता है। भीड़ किसे कहते हैं? नदियों के कटाव से निर्मित गहरी या संकीर्ण घाटियाँ को भीड़ कहा जाता है। जो नदियों के कटाव से जो गहरी और संकीर्ण घाटियाँ हैं उनको हम भीड़ कहते हैं। डांग की रानी हम करौली कहते हैं। डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। डांग की रानी करौली, डांग का राजा धौलपुर। उत्खात स्थलाकृति उबड़ खाबड़ भूमि को स्थानीय भाषा में हम डांग कहते हैं। कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। ये जो उत्खात स्थलाकृति भूमि है वो कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर में है। बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर में देखने को मिलता है। बीहड़ का सर्वाधिक प्रतिशत बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार तो सवाई माधोपुर में है, और बीहड़ का सर्वाधिक प्रतिशत वो धौलपुर में है। डांग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिले, जो डांग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं? डांग है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर 8 जिलों में है। ठीक है, जो डांग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर, ये 8 जिले हैं जो डांग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। चंबल बेसिन में नवीन कांप के जमाव भी देखने को मिलते हैं। जो चंबल बेसिन है उसमें नवीन कांप के जमाव भी देखने को मिलते हैं। आगे चलिए, आगे आ गया हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार। इसका निर्माण है, ये मध्यजीवी महाकल्प के क्रेटेशियस कल्प के दौरान निर्मित है। इसका निर्माण है मध्यजीवी महाकल्प के
क्रीटेशियस कल्प के दौरान निर्मित है। मध्यजीवी महाकल्प के क्रीटेशियस कल्प के दौरान निर्मित है। जो क्रीटेशियस कल्प क्या है वो हम आपको बता देते हैं। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन द्वारा बेसालिक लावा के प्रभाव से निर्मित है। ठीक है, आगे चलिए। बेसालिक लावा क्या है? बेसालिक लावा क्षारीय लावा होता है। जो बेसालिक लावा होता है वो क्षारीय लावा होता है जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। सिलिका की मात्रा कम होने से यह अधिक तरल व अधिक गर्म होता है। सिलिका की मात्रा कम होने से अधिक तरल होता है और अधिक गर्म होता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश मालवा के पठार का विस्तार है। मालवा के पठार है उसको दक्कन ट्रेप का विस्तार है। ठीक है, जो मालवा का पठार है उसमें दक्कन ट्रेप का विस्तार है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसको हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 6.89% इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या यहाँ पे 11% है। ऊंचाई इसकी जो हाड़ौती है उसकी हाड़ौती क्षेत्र की ऊंचाई है वो 500 मीटर है। और वर्षा यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है 80 से 120 सेमी। यहाँ पे 80 से 120 सेमी वर्षा होती है। जलवायु अति आर्द्र वेरी ह्यूमिड होती है। जलवायु यहाँ अति आर्द्र वेरी ह्यूमिड होती है। वनस्पति यहाँ की वनस्पति सागवान वनस्पति पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में सागवान वनस्पति पाई जाती है। बेसाल्टिक लावा के जो बेसाल्टिक लावा है तो उसके अपक्षय से इस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जो हाड़ौती का क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं और वर्तमान में भारत में प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भी हिस्सा है। जो वर्तमान में भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भी हिस्सा है। विस्तार, इसका जो विस्तार है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जो पूरा हाड़ौती क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र। उसके अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, पूरी बांसवाड़ा भी उल्लेख है। पूरी बांसवाड़ा भी उल्लेख है। इसमें देखिए इसका विस्तार है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, पूरी बांसवाड़ा का भी उल्लेख है। राजस्थान के बारे में हम देखते हैं। आइए, राजस्थान का नक्शा है। इसमें देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती के पठार, यहाँ से देखिए ये पूरा हिस्सा यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। इसको देखिए यहाँ पे इस साइड का हिस्सा है विंध्यन कगार भूमि है। ये हिस्सा है दक्कन लावा पठार है। और इधर देखिए ऊपरमाल का पठार है और ये मालवा प्रदेश है। इस साइड में जो ये मालवा प्रदेश है ये देखिए माही नदी का क्षेत्र मालवा ऊपरमाल का पठार इस चित्र में दर्शाया गया है। अब देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको दो भागों में बांटा गया है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को भी हमने देखा है विंध्यन कगार भूमि में और दक्कन लावा पठार में। विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा पठार में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। तो विंध्यन कगार भूमि का विस्तार है डांग क्षेत्र और हाड़ौती क्षेत्र। जो विंध्यन कगार भूमि है उसका विस्तार डांग क्षेत्र और हाड़ौती क्षेत्र। डांग क्षेत्र क्या है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर क्षेत्र है, उसको हम डांग क्षेत्र कहते हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहते हैं। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और हाड़ौती क्षेत्र है। और दक्कन लावा पठार का विस्तार है। जो दक्कन लावा का विस्तार है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में दक्कन लावा का पठार का विस्तार है। अब पढ़ते हैं विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन पर्वतों का ही अंतिम छोर या किनारा है। जो विंध्यन कगार भूमि है वो विंध्यन पर्वतों का ही अंतिम छोर या अंतिम किनारा है। विस्तार इसका 4 जिलों में है। विंध्यन कगार भूमि का जो है वो 4 जिलों के हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ 4 जिले तो हाड़ौती के 4 जिले तो हाड़ौती के हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। 3 जिले डांग क्षेत्र 3 जिले डांग क्षेत्र धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। यह बालू का पत्थरों से निर्मित है। जो विंध्यन कगार भूमि है यह बालू का पत्थरों से निर्मित है, बलुआ पत्थर। ठीक है,
आगे चलिए। विंध्यन कगार भूमि चंबल एवं बनास नदियों के बीच स्थित है। कगारों का मुख्य दक्षिण व दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट है। कगारों का मुख्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर है। अब देखिए, लाल बलुआ पत्थर धौलपुर में है पाया जाता है। गुलाबी बलुआ पत्थर करौली में पाया जाता है। लाल धौलपुर में पाया जाता है। गुलाबी बलुआ पत्थर करौली में पाया जाता है। सलेटी बलुआ पत्थर बूंदी में है। बालू का पत्थर के अतिरिक्त चूना पत्थर, कोटा स्टोन, हीरा और बालू का पत्थर के अतिरिक्त चूना पत्थर, कोटा स्टोन, हीरा भी पाया जाता है। आगे चलते हैं। ढक्कन लावा का पठार मालवा के पठार का हिस्सा है। ढक्कन लावा पठार मालवा के पठार का ही विस्तार है। ठीक है। बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। काली मृदा है। मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में है। पूर्वी बांसवाड़ा और पूर्वी प्रतापगढ़ इसमें है। उपरमाल का पठार मालवा के पठार का विस्तार है। जो उपरमाल का पठार है वो मालवा के पठार का विस्तार है। उपरमाल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के बीच का पठारी क्षेत्र है। जो उपरमाल का पठार है वो बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के बीच का पठारी क्षेत्र है। मालव प्रदेश प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र मालव प्रदेश कहलाता है। प्रतापगढ़ और झालावाड़ के बीच का क्षेत्र मालव प्रदेश कहलाता है। प्रतापगढ़ और झालावाड़ के बीच का क्षेत्र मालव प्रदेश कहलाता है। हाड़ौती के पठारी क्षेत्र में धरातलीय एक रूपता या समरूपता नहीं है। जो हाड़ौती के पठारी क्षेत्र में जो धरातल में है उसमें समरूपता नहीं है, समान रूप से नहीं है। धरातलीय विषमताओं के आधार पर हाड़ौती के पठार को 5 भागों में बांटा गया है। धरातलीय विषमताओं के आधार पर हाड़ौती को हम 5 भागों में बांटते हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ बूंदी पहाड़ियाँ और मुकुंदरा पहाड़ियाँ। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? बूंदी पहाड़ियाँ और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार हैं। शाहबाद उच्च भूमि जो 12 में है। शाहबाद उच्च भूमि 12 में। डंगंगदार उच्च भूमि झालावाड़ का पठार, नदीकृत मैदान। ठीक है। अब पढ़ते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, बूंदी पहाड़ियाँ और मुकुंदरा पहाड़ियाँ। ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हैं। इनको इस चित्र में देख सकते हैं। इनको उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बूंदी की पहाड़ियाँ हैं। ये कोटा बूंदी देखिए, कोटा बूंदी से यहाँ पे ये बूंदी के पास देखो, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये बूंदी की पहाड़ियाँ हैं। और डंगंगदार उच्च भूमि ये देखो इधर, इसमें कोटा के इधर देखो, ये डंगंगदार उच्च भूमि का ये दिखा रहा है। और यहाँ पे मुकुंदरा पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़ के पास में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ये देखिए। अब पढ़ते हैं बूंदी की पहाड़ियाँ और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़, और बूंदी की पहाड़ियाँ बूंदी में है और मुकुंदरा पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़ में है। अब इनके बारे में हम देखते हैं दोनों में। बूंदी की पहाड़ियाँ दोहरी पर्वतमाला है और मुकुंदरा पहाड़ियाँ है वो विंध्यन श्रेणी का ही विस्तार है। ठीक है। और इनका बूंदी की पहाड़ियों का विस्तार है, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं, इनका विस्तार है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ये क्वेश्चन देख लेना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, इसको नोट कर लेना। इनकी लंबाई है, बूंदी की पहाड़ियों की लंबाई है 96 किमी से दूरी पर विस्तृत हैं। और मुकुंदरा पहाड़ियाँ हैं 120 किमी से दूरी पर विस्तृत हैं। पहाड़ियों की 2 समानांतर श्रृंखलाएँ हैं जो कि 150 मीटर की दूरी पर विस्तृत हैं। और इनकी बूंदी की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 300 से 350 मीटर है। 300 से 350 मीटर है। और इनकी मुकुंदरा पहाड़ियों की है 335 मुकुंदरा की पहाड़ियों की है 335 से 503 मीटर है। सर्वोच्च शिखर इनका बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च जो शिखर है सतूर की पहाड़ी जो बूंदी में है वो है 353 मीटर। और इसकी मुकुंदरा पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है चांदखेड़ी
17 मीटर, जो झालावाड़ के चंदवाड़ी क्षेत्र में है। और बूंदी पहाड़ियाँ में 4 दर्रे हैं बूंदी के निकट। पहला है बूंदी के निकट, और दूसरा जेतवास के निकट, और लाखेरी के निकट, और रामगढ़ और खटखट के बीच में। और इसमें मुकुंदरा पहाड़ी के में विंध्याचल पर्वत का ही विस्तार है। और यहाँ दर्रा ओनली एक है, घटोली गैप। मुकुंदरा पहाड़ी में दर्रा एक घटोली गैप है। अब पढ़ते हैं गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र। ये गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र कहाँ है? झालावाड़ में है। गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र झालावाड़ में, हाड़ौती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। चंबल नदी इस क्षेत्र की पश्चिमी सीमा है। जो चंबल नदी इस क्षेत्र की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। इस क्षेत्र में धरातलीय विषमता कम होने के कारण कृषि के उपयुक्त है। यह गंगधार उच्च भूमि कृषि के लिए योग्य है, उपयुक्त है। यहाँ देखिए हाड़ौती का क्षेत्र, और इसके झालावाड़ की साइड देखिए गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र। चंबल नदी क्या एक पश्चिम चंबल नदी है, यहाँ देखिए चंबल नदी की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र, ये 12 में है। 1429 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला है। 1429 जो शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र है 12 में 1429 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 12 जिले के पूरी भाग में मध्य प्रदेश से लगा हुआ है ये। ठीक है, यह क्षेत्र 300 मीटर की समोच्च रेखा से आवर्त है। यह देखिए, यह संपूर्ण क्षेत्र 300 मीटर या उससे अधिक ऊंचा है। इसका सर्वोच्च शिखर है वो कस्बा थाना क्षेत्र में 456 मीटर ऊंचा है। इस क्षेत्र में जो रामगढ़ है उसके निकट घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ हैं। शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र में पाई जाती हैं। 12 में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, रामगढ़, यहाँ इन पहाड़ियों के बीच रामगढ़ झील भी स्थित है। इन पहाड़ियों के बीच रामगढ़ झील भी स्थित है। ठीक है, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र में सहरिया जनजाति निवास करती है। रामगढ़ झील देख लो, ये जो झील है ये हॉर्स शूज शेप आकार की है। देखिए रामगढ़ झील। ठीक है, शाहबाद हाड़ौती का क्षेत्र देखिए, ये हाड़ौती का क्षेत्र है। शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र है, सहरिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। और यहाँ पे हॉर्स के आकार, यह रामगढ़ झील ये हॉर्स उप के आकार की है। और यहाँ पे घोड़े की नाल की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियाँ पाई जाती है, हॉर्स शूज। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है घोड़े के नाल वाला, हॉर्स शूज वाला। ठीक है, आगे देखिए, ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में अब देखिए हाड़ौती क्षेत्र, इधर देखिए हाड़ौती हो गया, ये मुकुंदरा पहाड़ियाँ हो गई हैं, और अर्ध चंद्राकार पहाड़ियाँ हो गई, और बूंदी की पहाड़ियाँ हो गई। इधर देखिए नवीनीकृत मैदान हो गया, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र हो गया, झालावाड़ का पठार हो गया, गंगधार भूमि झालावाड़ का स्थित हो गया। ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हो गई, बूंदी की हो गई, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र ये इस साइड में देखो ये रहा। आगे चलिए, झालावाड़ का पठार। अब चौथा नंबर है झालावाड़ का पठार, मुख्यतः झालावाड़ में है। मुकुंदरा पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। झालावाड़ का पठार है वो मुकुंदरा पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। 6183 वर्ग किमी क्षेत्रफल फैला हुआ है। झालावाड़ का पठार 6183 वर्ग किमी क्षेत्रफल में विस्तृत है या फैला हुआ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, जो झालावाड़ का पठार है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। मालवा के पठार का ही अभिन्न अंग है। जो झालावाड़ का पठार है वो मालवा के पठार का ही अभिन्न अंग है। इस क्षेत्र में एकाकी पहाड़ियाँ एवं
घाटियाँ भी स्थित हैं। जो झालावाड़ का पठार है, इस क्षेत्र में एकाकी पहाड़ियाँ एवं घाटियाँ भी स्थित हैं, जैसे चंबल व चंबल की सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो घाटियाँ हैं, जो एकाकी पहाड़ियाँ एवं घाटियाँ हैं, जो घाटियाँ किससे निर्मित है? चंबल व चंबल की जो सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो इनके बहाव से लाया हुआ जो अवसाद है, जो जलोढ़ मिट्टी है, उनसे मिलकर जो बना हुआ है वो घाटियाँ जो ये हैं। इस क्षेत्र में एकाकी पहाड़ियाँ एवं घाटियाँ भी स्थित हैं। जो इसका निर्माण किससे हुआ? चंबल व चंबल की सहायक नदियों से निर्मित है। नदीकृत मैदान क्या होते हैं? जो नदियों के द्वारा निर्मित होते हैं उनको नदीकृत मैदान कहते हैं। जैसे मुकुंदरा पहाड़ियों के बेसिन में स्थित है। नदीकृत मैदान मुकुंदरा पहाड़ियों के बेसिन में स्थित हैं। चंबल तथा इसकी सहायक नदियाँ काली सिंधु परवन और पार्वती आदि द्वारा निर्मित मैदान है। ठीक है। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है। ये कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। महान सीमांत भ्रंश है चट्टानों में दरारें अथवा चटकने से। जो महान सीमांत भ्रंश है वो चट्टानों में दरारें आने से, चटकने से होता है। ठीक है, आगे देखिए। महान सीमांत भ्रंश भूगर्भ में जो चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों में दरारें अथवा चटकने पाई जाती हैं, उसे ही महान सीमांत भ्रंश कहते हैं। जो भूगर्भ में जो भी चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों में दरारें अथवा चटकने पाई जाती हैं, उनको ही हम महान सीमांत भ्रंश कहते हैं। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है जो महान सीमांत भ्रंश है, वो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। महान सीमांत भ्रंश अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित हैं, जो अरावली और विंध्य श्रेणी को अलग करती है। और ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, अरावली और विंध्य श्रेणी को कौन अलग करता है? महान सीमांत भ्रंश है और अरावली और विंध्य श्रेणी को अलग करता है। ये भ्रंश बूंदी एवं सवाई माधोपुर पहाड़ियों के सहारे स्थित है। जो ये भ्रंश है ये बूंदी और सवाई माधोपुर पहाड़ियों के सहारे स्थित हैं। जिले इनका महान सीमांत भ्रंश है, इनका विस्तार है वो किस जिले में है? चित्तौड़गढ़, बेगू, भीलवाड़ा, उत्तरी कोटा, बूंदी की जो सतूर पहाड़ियाँ वहाँ पे, और सवाई माधोपुर, करौली, सपोटरा और धौलपुर। अब देखिए, ये देखिए ITSZ, ये देखिए, इसमें इंडियन इंडस आइसोहोब स्टेट जोन है। ये ग्रेट वाला है। ये MTV मुख्य केंद्रीय भ्रंश है। ये MTV मुख्य सीमांत भ्रंश। ये ऐसी हिमालय अपभ्रंश है। ये देखिए नॉर्थन प्लेस से है। देखिए फिर इसके ऊपर जाता है। देखिए ये क्षेत्र देखिए इस प्रकार से है। टाइनोहुमिया इंडेक्स या आइसोहो स्टेट जोन। अब हम पढ़ते हैं अरावली का महत्व। जलवायु विभाजन महत्व 100 वर्ड। ये RS में पूछे हुए RS में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए अरावली का महत्व 100 वर्ड में लिखिए। जलवायु विभाजन RS मेंस में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारा अब क्वेश्चन आंसर आ गया MCQ। अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही यानी अवरोही क्रम है घटता क्रम और आरोही है बढ़ता क्रम है। अब अवरोही पूछा, सबसे ऊंचा क्रम है, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, फिर शेर है, फिर जरगा है, फिर अचलगढ़ है। देखिए गुरु शिखर सिरोही में है। देखिए वो ट्रिक थी ना, गुरु से जरा दिल लगा के तो देखो, तो गुरु शिखर सिरोही, शेर सिरोही, जरगा उदयपुर, अचलगढ़ सिरोही। ठीक है, आगे चलिए। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? तो शेर है वो गुरु शिखर से जस्ट नीचे है। शेर 1597 मीटर है। ठीक है, शेर पर्वत 1597 है। गुरु शिखर है 1722 है। ठीक है, अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में शेर है, जरगा है, अचलगढ़ है, रघुनाथगढ़ है और तारागढ़ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बदलते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई के क्रम में
बताना है, तो ऊंचाई के क्रम में बताना है। तो तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर, इसका ऑप्शन 2 है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटी उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? घटता हुआ क्रम, यानी कि इसका घटता हुआ क्रम है, सबसे घटता क्रम पूछा है इन्होंने। शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, ठीक है। तो इसका आंसर 2 है, घटता क्रम में पूछा है इसमें। शेर है घटता क्रम, यानी कि अवरोही घटता क्रम, ठीक है। अवरोही सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर, आंसर नंबर 2, शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय चोटी जिला मिलान कीजिए। शेर है वो सिरोही में है, जयगढ़ जयपुर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। तो इसका आंसर है वो है शेर सिरोही, जयगढ़ जयपुर, रघुनाथगढ़ सीकर, कुंभलगढ़ राजसमंद। सम्मिलित कीजिए। बबाई, इनकी ऊंचाई दे रखी है और ये पहाड़ियाँ हैं। तो बबाई की क्या है, 780 मीटर है। तारागढ़ कितनी है, 873 मीटर है। सायरा है 900 मीटर है। मैंने बताया था कि सायरा का 900 याद रखना, उसके ऊपर की सारी 900 से ऊपर की, उसके नीचे की। सायरा 900 है। रोजा भाकर है वो 730 है। आप मैन पहाड़ी, जो मैन पर्वत पहाड़ियाँ, उनकी ऊंचाई याद कर लीजिए, उन्हीं के ऑप्शन से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मोराई जी 934 है। तारागढ़ है वो 873 मीटर है। नागपहाड़ है 795 है। आगे चलिए, देखिए, बबाई जयपुर में 780 मीटर है। तारागढ़ अजमेर में 773 मीटर है। सायरा उदयपुर में है 900 मीटर है। रोजा भाकर जालौर में 730 मीटर है। और इनका अवरोही क्रम है, सायरा उदयपुर फिर 900 मीटर है, फिर तारागढ़ अजमेर है, ठीक है, फिर बाबाई जयपुर की है, फिर रोजा भाकर जालौर की, सबसे नीचे रोजा भाकर है। अब सम्मिलित कीजिए चोटी और ऊंचाई। रघुनाथगढ़ की है वो है रघुनाथगढ़ की 1055 है। शेर की क्या है 1597 है। डोरा पर्वत, अब हमको पता था ना कि शेर है वो जो गुरु शिखर के जस्ट नीचे आती है, तो 1597। तो इस प्रकार के ऑप्शन से हम कर सकते हैं। डोरा पर्वत जालौर में 869 मीटर है। गोगुंदा 840 मीटर है। तो इसका अवरोही क्रम में शेर सबसे ऊंची है, सिरोही में है 1597 मीटर है। रघुनाथगढ़ है सीकर में है 1055 मीटर है। डोरा पर्वत जालौर में है और जिसकी ऊंचाई है 869 है। गोगुंदा उदयपुर में 840 मीटर है। अब है रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? रोजा भाकर जालौर में है, ठीक है। रोजा भाकर जालौर में, इसराना भाकर जालौर, जारोल भाकर जालौर, सब जिसके पीछे भाकर हो सभी जालौर में है। केवल भाकर या भाकर आए तो सिरोही की तीव्र ढाल वाली घाटियाँ होती हैं, ठीक है। भाकर, कौन सी पर्वतीय चोटी, ये समझा क्या आपने? केवल भागकर आए तो, ओनली भागकर आए तो, पहाड़ी के पीछे भागकर आए तो जालौर की, केवल भागकर या भागकर आए तो सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं। जो सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं उनको भागकर या भागकर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? कि कौन सी पर्वत चोटी है वो सिरोही में नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कमलनाथ है वो नहीं है, ठीक है। कमलनाथ है उदयपुर में है, अचलगढ़ सिरोही में है, देलवाड़ा सिरोही में है, शेर भी सिरोही में है। जिले एवं पर्वत को सम्मिलित कीजिए। यानी जालोर है, जालोर में यहाँ पे पूछा है जिले और पर्वत, तो जालोर में कौन सा है? जारोला पर्वत। और जयपुर में बरवाड़ा है, अलवर में भानगढ़ है, सीकर में रघुनाथगढ़ है। तो जालोर में जारोला, जयपुर में बरवाड़ा और अलवर में भानगढ़, सीकर में रघुनाथगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? ये मध्य अरावली क्षेत्र का विभाजन है, ठीक है, मध्य अरावली क्षेत्र का। सम्मिलित कीजिए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, ठीक है। तो अब कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं वो करना है। उत्तरी अरावली में भानगढ़ है वो अलवर में है, उत्तरी अरावली में आता है। मध्य अरावली में तारागढ़ अजमेर आता है, दक्षिणी में ऋषिकेश सिरोही में है, ठीक है। उत्तरी अरावली भानगढ़ अलवर, मध्य अरावली तारागढ़ अजमेर, दक्षिणी अरावली ऋषिकेश सिरोही। अगला क्वेश्चन देखिए,
कौन सी भू आकृति सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सी भू आकृति सम्मिलित नहीं है? बाप बोल्डर, जोधपुर। ठीक है, बिल्कुल सही है। पहले जोधपुर में था, अब ये फलोदी में है, क्योंकि पहले जोधपुर में था, अब ये फलोदी में आ गया है बाप बोल्डर। ठीक है। और भाकर है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। भाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा का नहीं है। ठीक है, सिरोही में है, गिरवा उदयपुर में है, वहद सीमा बरन से ये बूंदी और सवाई माधोपुर में है। भाकर देखो मैंने बताया था, ये इन्होंने लिख रहा है डूंगर बांसवाड़ा गलत है, भाकर है सिरोही में। भौतिक विभाजन एवं जिला सम्मिलित कीजिए। बांसवाड़ा को हम वागड़ कहते हैं, माई बेसिन है। नागौर को बागड़ या राजस्थान बागर या अर्धशूषक प्रदेश कहते हैं। सिरोही को हम कहते हैं भाकर। ठीक है। उदयपुर कहते हैं गिरवा की पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में। बाकर या भाकर सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ। गिरवा उदयपुर की दक्षिणुमा पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। वागड़ माई बेसिन बांसवाड़ा है। वागड़ राजस्थान बागर या शूषक मैदान में नागौर का है। राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? मैंने भी बताया था रामगढ़ 12 में पाई जाती हैं हॉर्स शू पहाड़ियाँ। शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र रामगढ़ के निकट पाई जाती हैं। रामगढ़ गांव में शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र 12। मुकुंदवारा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में पाई जाती हैं? कोटा में। मुकुंदरा या मुकुंदवारा, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए देता है, आरपीएससी भी कंफ्यूज करने के लिए देती है हमको। हमने मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पढ़ी है, तो और उन्होंने नाम चेंज किया मुकुंदरा की पहाड़ियों को मुकुंदवारा की पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं। वो कोटा में है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तर अरावली में अवस्थित नहीं है? कि उत्तरी अरावली में कौन सी नहीं है? वो है सज्जनगढ़ नहीं है। सज्जनगढ़ दक्षिणी अरावली में है। और रघुनाथगढ़ सीकर है, ये उत्तरी में है। बिलाली कोटपुली भैरवडी भी उत्तर में है। और बरवाड़ा ये जयपुर में ये है, तो सज्जनगढ़ नहीं है। और अगला क्वेश्चन है भोराट का पठार कहाँ अवस्थित है? भोराट का पठार कहाँ है वो पूछ रहा है। भोराट का पठार है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ व गोगुंदा तक है। ठीक है। भोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सही सम्मिलित हैं? इनमें सम्मिलित पूछ रखा कौन कौन से हैं? तो घग्गर का मैदान है गंगानगर हनुमानगढ़ में, बिल्कुल सही है। शेखावाटी क्षेत्र आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। उदयपुर बेसिन गिरवा है, बिल्कुल सही है। भोराट का पठार रघुनाथगढ़ ये बिल्कुल गलत है। भोराट का पठार रघुनाथगढ़ ये रघुनाथ शिखर में यहाँ नहीं है, तो 1 2 3 बिल्कुल सही है। अगला है ऊपरमाल है वो हाड़ौती पठार का भाग है, बिल्कुल सही है। ऊपरमाल है वो हाड़ौती पठार का भाग है। और ऊपरमाल हाड़ौती पठार का भाग है, बिल्कुल सही है। अगला है परवेलिया और शिवपुर देवारी और सुर्रा का संबंध है। ये सभी दर्रे हैं, बर दर्रा, पवेरिया दर्रा, शिवपुर दर्रा, देवारी और सुर्रा दर्रा, ये सब दर्रे हैं। अरावली दर्रे हैं। बर, परवेरिया, शिवपुरा, देवारी व सुर्रा दर्रा ये अरावली के दर्रे हैं। सम्मिलित करना है। पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियाँ हैं एक साइड और एक पर्वतमाला है। मालखेत सीकर कौन सी है? ये उत्तरी अरावली की है। नागपानी उदयपुर में। नागपाड़ तो उत्तरी में आता है जो अजमेर में, पर नागपानी है उदयपुर में, दक्षिणी अरावली है। ये ध्यान रखना, नागपाड़ और नागपानी में कंफ्यूज मत होना। नागपानी उदयपुर में, नागपाड़ अजमेर में। तो ये नागपानी है उदयपुर में, दक्षिणी अरावली में। बिलाड़ी है वो भी कहाँ है? उत्तरी अरावली में ही है। और नाग पहाड़ मैंने बोला था ना वो मध्य अरावली में, अजमेर में। तो इसमें से ये इसका हो गया। तो हमारा ये है ये टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद में हम आपको जलवायु के टॉपिक है उसके बारे में बताएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी क्लास लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।